Burası Selçuklu toprağı. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी के सीजन 3 की तीसरी एपिसोड और टोटली 23rd एपिसोड की डिटेल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं, और जिसने भी ये एपिसोड देखनी है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड है, जहां से आप जाकर एपिसोड को उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में देख सकते हैं। अगर बात की जाए एपिसोड की, तो किस्त का आगाज होता है जहां पर एहसन खातून को फांसी दी जाने वाली होती है, लेकिन वहीं पर नोयान जो है वो उठ कर आ जाता है और वो सिपाही उनको यही बताता है कि इस खातून को मारने का हुक्म आया था, लेकिन नोयान उसी सिपाही को मार देता है और कहता है कि ये खातून मुझे मारने में कामयाब नहीं हुई तो अब ये मेरे साथ ही जिंदा रहेगी, यानी कि वो एहसन खातून की जान को बख्श देता है। और उसके बाद ये भी कहता है कि कोई भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इसके बाद उमर अता बेग जो है वो मंगोलों की जमीन में दाखिल हो चुके होते हैं, और वहां पर मंगोल सिपाही उनको आकर कहते हैं कि ये मंगोलों की जमीन है, लेकिन उमर अता बेग ये बात बोलते हैं कि ये सल्जूकों की जमीन है, और उसके बाद वो उन तीनों को ही वहां पर मार देते हैं और उनका ही लिबास पहनकर वो मंगोलों के कैंप में भी चले जाते हैं। फिर एक बच्चा भागता आता है और लोगों को ये बात बताता है कि शम्स तबरेजी जो है वो इस शहर में कोनिया में दाखिल हो चुके हैं, और ये खबर दर्स मदरसे में भी पहुंच जाती है। और वहीं पर जहां पर अलाउद्दीन जो है वो शतरंज खेल रहे होते हैं, जब उनको ये खबर मिलती है कि जो शम्स तबरेजी हैं वो इस शहर में दाखिल हो चुके हैं, और फिर यही खबर जो है वो सलाहुद्दीन तक भी पहुंचती है, जो कि अपनी दुकान को साफ कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वो मंजर जहां पर मौलाना रूमी और शम्स तबरेजी आपस में मुलाकात करते हैं, यानी कि जब दोनों आपस में मिलते हैं, और वो इस तरह का मंजर होता है कि जहां पर मौलाना रूमी और शम्स तबरेजी आपस में मिल रहे होते हैं, और जो कोनिया की तमाम अवाम है या जितने भी लोग हैं वो इस मंजर को देख रहे होते हैं और सब इसके शाहिद बन रहे होते हैं, यानी कि अब उनको अंदाजा हो चुका है कि शम्स तबरेजी और मौलाना रूमी एक ही जान है, यानी बेशक दो जिस्म है लेकिन इनकी जान एक ही है, या रूह एक ही है। इसके बाद तमाम लोग शम्स तबरेजी से माफी मांगते हैं, जिस पर शम्स तबरेजी ये बात बोलते हैं कि माफ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, अगर आपके दिल को तस्कीन होती है तो मैं अपना हक आप लोगों पर हलाल कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पे आपका अगर कोई हक है तो वो मैं हलाल कर सकता हूँ। और उसके बाद समा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग मौलाना रूमी और शम्स तबरेजी के साथ समा करते हुए नजर आते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में अलाउद्दीन जो है वो बहाउद्दीन सुल्तान वलद के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, और बहाउद्दीन ये बात बोलते हैं कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो अपने नफ्स की नशोनुमा करता है, और ना ही मेरा दिल टूटा है और ना ही आप किसी के दुखी होने की वजह से खुद को तकलीफ दें। नेक्स्ट सीन में जो मौलाना रूमी है वो अपने बच्चे को देखने के लिए जाते हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात किरा खातून से भी ज़ाहिरी बात होती है, और वहां पर उनकी थोड़ी सी बहुत बातचीत भी होती है। इसके बाद इसे नेक्स्ट सीन में अगर देखा जाए, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कीमिया भी शम्स तबरेजी का इंतजार कर रही होती हैं, और कीमिया ये बात बोलती है कि मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को देखना चाहती हूँ। तो उस पर शम्स तबरेज़ी कहते हैं कि आप आशिक हैं, इसीलिए आप जिस भी शख्स को देखती हैं उसमें अल्लाह ताला की निशानियां ढूंढने की कोशिश करती हैं। इसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन नजर आते हैं, जो कि इस्फहानी से कबूतरों वाले मामले की जांच पड़ताल करते हैं, और
इस्फ़हानी जो है वो भी अपनी बातों से सुल्तान गियासुद्दीन को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान गियासुद्दीन ये बात बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कबूतर जो है वो उनको जहर दिया जा चुका था, लेकिन वो फिर दोबारा उठकर उड़ने लगे। लेकिन इस्फ़हानी अपनी बातों से फिर भी सुल्तान गियासुद्दीन के शकूक व शुबहात का रुख उनके शहजादे की जानब कर देता है, यानी जो कि इस्फ़हानी का मकसद है कि सुल्तान गियासुद्दीन अपने ही शहजादे को खुद मार दें ताकि मैं इस तख्त तक रसाई हासिल कर सकूं। और उसके बाद शिराजी जो है वो इदरीस के पास आकर कहते हैं कि मैंने सुल्तान को ये नहीं बताया कि वो जहर आपने मेरे से लिया था, और मैं चाहता हूं कि आप हकीकत को अपनी जिंदगी में ही तलाश करें। नेक्स्ट सीन में हशामुद्दीन जो है वो नजर आते हैं, जिनको एक ख्वाब दिखाया जाता है और जिसके बाद वो उठ जाते हैं, और उस ख्वाब के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। और बायजू नोयान भी सोने से भरी हुई पूरी प्लेट जो है वो अफसुन खातून को तोहफे के तौर पर भेज देते हैं, और अफसुन खातून वही सोना वहां पर मौजूद सिपाही को देने का कहती हैं और कहती हैं कि आप मुझे मार दो बस और ये तमाम सोना ले लो। लेकिन वो सिपाही कोई और नहीं होता बल्कि उमर अता बेग होते हैं, जो कि ये बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो अफसुन खातून को एक खंजर भी देते हैं और उनको कहते हैं कि रात का इंतजार करें, जिसके बाद अफसुन खातून के दिल में उम्मीद पैदा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शम्स तबरेजी मौलाना रूमी से ये बात बोलते हैं कि अगर ये लोग आप तक दोबारा ना पहुंच सके तो ये फिर हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, जिस पर मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने इनको एक ऐसा मुदर्रस दे दिया है कि ये अब मेरे या हमारे मुखालिफ नहीं होंगे। लेकिन शम्स तबरेज़ी कहते हैं कि ये लोग उस मुदर्रस की यानी कि सलाहुद्दीन की काबिलियत से ना वाकिफ हैं, और लोग अभी भी सलाहुद्दीन के इस मुकाम से खुश नहीं होते। इसके बाद हशामुद्दीन जो है वो पहुंच जाते हैं मौलाना रूमी को अपना ख्वाब बताने के लिए, जिस पर सलाहुद्दीन उनको ये बात बोलते हैं कि दरवाज़ा खटखटाने वाले और ख्वाब बताने वाले भी आप हैं, इसलिए आप खुद जाकर देखें। और हशामुद्दीन जब अपना ख्वाब बताने ही वाले होते हैं तो तब भी मौलाना रूमी उनको रोक देते हैं और उनको एक कलम दे देते हैं, जिस पर हशामुद्दीन कहते हैं कि आप मेरी बात को सुने बगैर ही कैसे समझ गए। और उसके बाद हशामुद्दीन लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि मैं अपनी तमाम दौलत जो है वो मौलाना रूमी के मदरसे में वक्फ करता हूँ, और जिस तरह से आप लोगों ने पहले मेरा साथ दिया वैसे ही आप मेरे साथ चलें और मेरी पैरवी करें, और आए मिलकर हम मौलाना रूमी के राज को ढूंढें। नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो अफसुन खातून नजर आती हैं, जिनके पास नोयान आते हैं, और अफसुन खातून कहती हैं कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि मुझे आपके साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन नोयान भी काफी चालाक होता है और कहता है कि बायजू नोयान जो कुछ भी सुनता है और जो कुछ भी देखता है उस पर यकीन नहीं करता, और उसके बाद वो अपना तख्त जो है वो खेमे के बाहर लगा लेता है, और उसे यही शक होता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है, और सिपाही ये आकर बोलता है कि कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उमर अता बेग अपना खंजर नोयान की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं कि आपको सही शक है, लेकिन आप गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। और उसके बाद वो नोयान की गर्दन पर अपना खंजर रखे हुए अफसुन खातून को वहां से लेकर जाने लगते हैं तमाम सिपाहियों के सामने से, और एंड में नोयान ये बात बोलता है कि आप मुझे मारने के हकदार हैं, जिस पर उमर अता बेग ये कहते हैं कि मैं आपको नहीं मारूंगा बल्कि इसी शिकस्त के साथ आपको जिंदा छोड़ दूंगा। और उसके बाद नोयान अपने सिपाहियों को उसके उमर अता बेग के पीछे भी नहीं भेजता। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी। और अगर आपने एपिसोड देखनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप एपिसोड देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।